बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन मैंने आपके लिए बात कर रहे हो। जो इस सत्र का अध्यक्षता करेंगे, श्री रविदेव गुप्ता जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच के ऊपर आ जाए। सुशील कुमार चौधरी जी है। दिल्ली के जाने माने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता वकील श्री अश्विनी उपाध्याय जी, मैं उनका अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं। आपकी तालियां वक्ता का उत्साह बढ़ाती हैं। बहुत तालियां के साथ हम उनका आमंत्रण करेंगे। इस पहले सत्र के सुशील कुमार जी आप आ गए हैं। काइंडली कम टू द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अभी हम अतिथियों का सम्मान करेंगे। सबसे पहले हम सुशील जी का सम्मान करें। मुकुंद पुराणिक जी, सारे नाम एक साथ बोलिए। हाँ जी, सभी का सम्मान कर देते हैं। ऑडियंस का इंटरेस्ट सुनने में होता है, सम्मान का इंटरेस्ट होता है। इसलिए मेरा मानना है कि सामने वाले की दृष्टि से मैं रविदेव जी को अनुरोध करूंगा कि वो अश्विनी उपाध्याय का सम्मान करें। थोड़े करते छोटे आपके लिए सर। ये भी हो गया। हमारे सारे अतिथि सम्मानित होने के बाद अब मैं अपने मुख्य वक्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का परिचय करने की कोशिश करूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राजनीतिज्ञ और वकील हैं। उनका जन्म 17 मार्च 1975 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हमें सबको शायद पता नहीं रहेगा कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। शुरू में उनकी डिग्री जो प्राप्त हुई है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद 2002 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानूनी की डिग्री प्राप्त की है। वे जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए जाना जाते हैं। उन्हें भारत का जनहित याचिका पुरुष कहा जाता है। अब तक उन्होंने 150 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर किए हैं। ये एक अनूठा गौरव उनके लिए हमेशा रहेगा। अभी 200 हो गए। ओह माय गॉड। उपाध्याय जी राजनीतिक नेताओं को जनहित याचिकाओं के माध्यम से राजनीतिक मुद्दे उठाने की मदद भी करते रहते हैं।
अगस्त 2021 में अपनी जनहित याचिका के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी अपराध वापस नहीं लिया जाएगा। यानी राज्य पार्टी बदल गई तो उनके गुनाह माफ, ऐसे नहीं होगा। तो ये पहले होता था और इसको हमें बहुत रोक लगाने में इनको हमें सभी को धन्यवाद देना पड़ेगा। एक अन्य जनहित याचिका में उन्होंने भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत की नियुक्ति मांग की है। उपाध्याय जी एक जनहित याचिका में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को कानूनी रूप से लागू करने की योग्य दस्तावेज की मांग भी की गई है। यानी हम इलेक्शन के समय पे बहुत सारे हम आश्वासन देते हैं और उसको इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद हम भूल जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कुछ तो एक दबाव होना चाहिए कि भाई हमने जो कहा था वो हमें करने की जो कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं के ऊपर के बारे में विशेष लक्ष्य देकर एक विषय यह है कि समान कानून उनके महिलाओं के विषय पर तलाक के बारे में समान कानून। ऐसे नहीं है कि हम इस धार्मिक पे है तो तलाक का कानून अलग है, हिंदुओं के लिए तलाक का कानून अलग है, सभी धर्मी लोगों का महिलाओं के लिए तलाक का कानून एक ही होना चाहिए। और एक अन्य याचिका में उन्होंने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला का प्रथा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है और उसकी क्या अभी परिस्थिति है वो हम उनसे जानेंगे। 2022 में उपाध्याय जी स्कूलों में समान ड्रेस कोड होने के लिए आलोचना की थी और इस माध्यम से एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। 2022 में उपाध्याय जी राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी है। इसका मतलब यह है कि हिंदू समुदाय भारत के कम से कम 10 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा पाने का पात्र होगा और यही एक मांग के विषय में हम यहाँ इस कार्यक्रम में मेघालय से अनेक लोग इसमें भाग ले रहे हैं कि वो भी इसी के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा मिले। और मेरा एक विश्वास है कि उनको इस विषय में यश मिले। अप्रैल 2022 में उपाध्याय जी वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। तो ये वक्फ बोर्ड के जो सिलसिला चल रहा है अभी भी बहुत वर्तमान है और इसका कहाँ तक हम उसको ले जा सकते हैं ये हमें इसका मार्गदर्शन आज एडवोकेट उपाध्याय जी हमें आज बताएंगे। भारत की न्याय व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो कब तक किस हद तक हमें देश को बचाने में यश मिला रही है और क्या हो सकता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी वो आलोचना करके हमें बताएंगे। मैं इतना ही उनके बारे में बात कर आगे का सत्र अध्यक्ष श्री रविदेव जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे के लिए हम सब लोग यहाँ पर बड़ी इच्छा से बैठे हैं। मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया आएँ और अपना भारत माता की
यहाँ बैठे 50 वर्ष से ऊपर सभी युवाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। 50 वर्ष के ऊपर युवा इसलिए मैंने कहा कि इतनी ठंड में 20-30 वाले तो आते नहीं इस समय। आप सब लोग आए हैं तो इसका मतलब आप युवा हैं, वास्तव में आप युवा हैं। मैं सुबह ही पहुंचा हूं अभी दिल्ली से। कल 2024 का 120वां कार्यक्रम मैं लखनऊ में करके लौटा हूं। सुप्रीम कोर्ट सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में 2024 में एक रविवार अपने घर में रहा, क्योंकि उस दिन भैया दूज थी और बहन आई हुई थी हमारी। पिछले वर्ष भी 215 जिलों में जाना हुआ था। पिछले साल भी एक रविवार अपने घर में था, क्योंकि उस दिन दीपावली थी 2023 में। प्रश्न ये है कि आपकी जो चिंता है वही हमारी चिंता है, और इस चिंता का समाधान क्या है ये तो नहीं है। दवाई हमारे पास नहीं है। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? बीमारी की। जिसको दवाई बनाना है वो चिंतित नहीं है। और इतना हम कटे और बटे हैं। आज 25 दिसंबर को हम क्या मना रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। ये बलिदान सप्ताह है। इस सप्ताह लगभग 200 साल पहले पूरे भारत में लोग जमीन पे सोते थे, क्योंकि सरहिंद की लड़ाई में माता गुजरी देवी, दोनों छोटे साहिबजादे अलग हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी दोनों बड़े साहिबजादों के साथ अलग हो गए। उसके बाद उनके नौकर ने गद्दारी किया। गद्दारी करके जाके उसने बता दिया वहसी दरिंदों को कि माता गुजरी देवी और दोनों साहिबजादे यहाँ हमारे पास हैं। उसको कुछ असरफियां मिल गई और बाद में दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवाया गया। माता गुजरी देवी भी नहीं रही। तो ये सप्ताह बलिदान दिवस है भारत के इतिहास में। मेरी उम्र आप लोगों से कम है। आपने बताइए कभी प्राइमरी के स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा कि 22 दिसंबर क्या हुआ था, 23 दिसंबर क्या हुआ था, 24 दिसंबर क्या हुआ था, 25 दिसंबर क्या हुआ था, 26 दिसंबर क्या हुआ था, 27 दिसंबर क्या हुआ था? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको पढ़ लेते तो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाती। राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाती तो हम गुलामी की मानसिकता से दूर हो जाते। तो हम गुलाम बने रहे, गुलामी की मानसिकता हमारी बनी रहे, इसलिए हमको सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया। तो जैसे उस समय चंद असरफियों के लिए गंगू ने गुरुदेव के परिवार से गद्दारी किया था, वैसे आज भी आज के गंगू चंद असरफियों के लिए भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उन गंगुओं को आज की डेट में जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, पहले एक गंगू था और आज हर जिले में गंगू है। पहले एक बाबर था, आज हर जिले में बाबर है। पहले एक औरंगजेब था, आज हर जिले में औरंगजेब है। पहले एक खिलजी था, आज हर जिले में खिलजी है। और पहले एक जयचंद था, आज हर जिले में जयचंद है। तो खतरा बढ़ा या खतरा घटा? खतरा बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, खिलजी की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है, और जयचंद की भी संख्या बढ़ रही है, और गंगू की भी संख्या बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ा या घटा? बढ़ा।
अब सवाल दूसरा ये भी है, ये सारे जयचंद भारत में क्यों पैदा होते? ये तो भगवान राम का देश है, ये तो भगवान कृष्ण का देश है, ये भगवान बुद्ध का देश है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये देश है। ये तो जितने बड़े महापुरुष भारत में हुए, इतने बड़े महापुरुष और किसी देश में हुए क्या? राम, कृष्ण, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु टैगोर, बाबा बंदा बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सारे तो यही जन्म लिए। तो इस पवित्र भूमि में इतने गंगू क्यों पैदा हो रहे, इतने जयचंद क्यों पैदा हो रहे, इतने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी क्यों पैदा हो रहे? सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा हो रहे? जापान में क्यों नहीं पैदा हो रहे? चीन में क्यों नहीं पैदा हो रहे? अमेरिका में इतने क्यों नहीं पैदा हो रहे जितने भारत में पैदा हो रहे? मैं बार बार कहता हूं, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लाइलाज है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दिक्कत केवल इतनी है कि बीमारी पे चर्चा हो रही है, दवाई पे चर्चा नहीं हो रही। भारत में 500 अखबार छपते हैं, एक अखबार में एवरेज 100 समस्या निकलती है। भारत का कोई एक अखबार बताइए जिसमें समस्या लिखी हो, मूल कारण लिखा हो और समाधान लिखा हो। क्या छाप रहे हो? समस्या। 200 न्यूज चैनल है जो 24x7 न्यूज दिखाते। कोई एक न्यूज चैनल बताइए जहां समस्या, मूल कारण और समाधान बता रहा हो। न्यूज चैनल क्या दिखा रहे? समस्या। 1000 से ज्यादा यूट्यूबर है और सुबह से लेकर शाम तक क्या बता रहे हैं आपको? समस्या। संसद में क्या चर्चा हो रही है? समस्या। कभी आपने संसद में, आप लोगों को उम्र तो हमसे ज्यादा है, कोई एक सत्र बताइए जहां किसी एक समस्या के मूल कारण, स्थायी समाधान पे चर्चा हुई हो? सुना आपने? नहीं। विधानसभा में समस्या, लोकसभा में समस्या, तो विधायिका में समस्या, न्यायपालिका में समस्या, कार्यपालिका में समस्या, खबरपालिका में समस्या और जनपालिका में भी हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार क्या बता रहे? समस्या। कश्मीर फाइल में आपको क्या बताया? समस्या बताया, समाधान बताया? जोर से बताइए इधर। केरल फाइल में आपको क्या बताया? समस्या या समाधान? तो आप समस्या देखते रहिए, समस्या देख देख के आनंद लेते रहिए। आप समस्या देख देख के खुश है, समस्या सुन सुन के ताली बजा रहे, तो फिर समाधान की जरूरत ही क्या है? सुनते रहिए समस्या। आज गुलामी की मानसिकता के कारण हम अपने गुरुओं को भूल चुके हैं। गुलामी की शिक्षा के कारण हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं, अपनी परंपरा को भूल चुके हैं। हम उनको भी नहीं याद कर रहे जिनके कारण हमारा नाम राम, श्याम, महेश, रवि, सुनील है। हम उनको भी नहीं याद कर रहे जिसके कारण हमारी माताओं और बहनों के मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है। हम उनको भी नहीं याद कर रहे, भूलते जा रहे हैं जिनके कारण हम रक्षा पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, माला पहनते, उनको भी नहीं याद कर रहे। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है, दोष है उन 800 सांसदों का और 4200 विधायकों का। दोष इन 5000 जनप्रतिनिधियों का है। इन्होंने संविधान की शपथ लिया था कि आपको गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे, देश की एकता अखंडता मजबूत करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी काम आपको गुलामी से बाहर निकालने के लिए नहीं किया और न तो आपकी गुलामी की मानसिकता दूर करने के लिए किया। ड्राइवर अगर वेतन ले और ठीक से गाड़ी न चलाए तो हम कहते हैं हराम का वेतन ले रहा है, बोलते हैं ना। और जो हराम का वेतन ले उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा, आवाज इतनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? अगर डॉक्टर वेतन ले और ठीक से इलाज न करे तो हम कहते हैं हराम का वेतन ले रहा है। और जो हराम का लेता है उसको क्या बोलते हैं? अरे भाई जोर से बोलो, आपकी आवाज यहां तक तो आए।
सांसद विधायक किस बात के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेते हैं? एक चीज याद रखिएगा, आप 10 लाख वोट से जीत जाओ तब भी आप सांसद विधायक नहीं कहलाओगे जब तक शपथ नहीं लोगे जो शेड्यूल 3 में बनी हुई है। याद रखिएगा, आप 20 लाख वोट से जीत के आ जाओ तब भी आप सांसद और विधायक नहीं कहलाओगे जब तक कि ये, और शपथ क्या लोगे? मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, मैं एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। संप्रभु मतलब मैं गुलामी का नाम मिटाऊंगा, गुलामी का निशान मिटाऊंगा, गुलामी की कुरीतियां खत्म करूंगा, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करूंगा, गुलामी की शिक्षा बदलूंगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलूंगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलूंगा, सब कुछ गुलामी का खत्म कर दूंगा। क्या लिया शपथ? संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। बनाया संप्रभु राष्ट्र आज तक? जोर से बोलिए। और वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला फ्री है, टिकट फ्री, रेल टिकट, सिक्योरिटी गार्ड, पेंशन, डीजल, चार्टर्ड प्लेन किसके लिए मिलता है? कौन सा भारत बनाने के लिए? संप्रभु भारत बनाने के लिए। जो आदमी हराम का वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला ले, अपना काम ना करे, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा, फिर से जोर से बोलिए। बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो 81 करोड़ लोग बोलेंगे जो जिनको 5-5 किलो राशन मिलता है। उनको तो 5 किलो राशन देकर उनको बुद्धू बना दिया। एक पार्टी कह रही है 5 किलो राशन दूंगा, दूसरी कह रही है मैं 6 किलो राशन दूंगा, तीसरी कह रही है 7 किलो राशन दूंगा। तो 81-82 करोड़ लोगों का तो उन्होंने केवल राशन के दम पे उनका मानसिक खतरा कर दिया। तो बोलना तो आपको ही पड़ेगा। आप बुद्धिजीवी हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और मेरे सामने नहीं, आपको जाके जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया उनके सामने जाके बोलना पड़ेगा। मैं तो हिंद पुनरुत्थान ट्रस्ट और सभी आपके सदस्यों से कहूंगा, रविदेव जी, अब आगे से कार्यक्रम आप किसी हॉल में मत करिए, आगे से कार्यक्रम किसी सांसद के घर पे करिए। हाँ, उन्हीं की चाय पीजिए, उन्हीं का बिस्किट खाइए और वही कार्यक्रम करिए और उनको बताइए आपने शपथ किस बात के लिए ली। कड़वा मीठे झूठ ने भारत को बर्बाद कर दिया, चीनी ने डायबिटीज पैदा कर दिया और मीठे झूठ ने भारत को बर्बाद कर दिया। और कुछ चंद समय और बचा हुआ, अगर इससे हम बाहर नहीं निकले तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस पंजाब से सनातन धर्म को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई, जहां हर परिवार के बड़े लड़के को लेके खालसा पंथ बनाया, आज उस पंजाब में 25% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। और क्यों कन्वर्ट हो गए हैं? चंद असरफियों के लिए। वो गंगू आज गंगू, पहले एक गंगू आज हजारों गंगू, उस पंजाब में कन्वर्ट हो रहे हैं जहां गुरु तेग बहादुर जी जहां से सिख सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और धर्मांतरण पे लोकसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई, किसी चैनल पे चर्चा हुई, किसी अखबार में लेख निकला कि धर्मांतरण कैसे रुकेगा? मैं आपको कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 महीने के अंदर भारत का 100% धर्मांतरण रुक जाएगा। मात्र 1 महीने के अंदर रुक जाएगा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए उसको बोलते हैं। लेकिन सरकारें लगवा नहीं रही हैं और पुलिस वाले लगा नहीं रहे। धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए दूसरा कानून है, उसका नाम है यूएपीए। लेकिन सरकारें लगवा नहीं रही है और पुलिस लगा नहीं रही। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए एक साधन था। वो सत्ताजीवी नहीं थे। हमारे वाले सत्ताजीवी हैं जो सत्ता की खातिर धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बना रहे। वो एकदम सत्ताजीवी नहीं थे, सत्ता उनके लिए साधन था। मुगल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था।
तो ये धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और धर्मांतरण इनडायरेक्ट वॉर है, तो इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा है वेजिंग वॉर की, जिसमें आजीवन कारावास फांसी होता है। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लग रही। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या होगा? आप भारत में जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, जो यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। मैं एक आम भाषा में कह रहा हूं, इसलिए लीगल भाषा में, जिससे आप आराम से इसका जवाब दे सके। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? तो देशद्रोह से निपटने के लिए धारा है, लेकिन लगाई नहीं जा रही। और धर्मांतरण एक व्यक्ति नहीं करता, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से कोई एक जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं बैठा हुआ कमांड देता है, कोई कहीं बैठा उसको एग्जीक्यूट करता है। संगठित तरीके से किया जाता है, और जो संगठित तरीके से क्राइम किया जाता है उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसखोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, एमपी के पास गुंडा एक्ट है, हर राज्य के पास है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ 5 धारा लगाइए, एनसे लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए और उनको आजीवन कारावास फांसी दीजिए। आज अभी 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर सारे मिशनरी, सारे जिहादी और उनके मददगार भारत छोड़ के भाग जाएंगे भारत छोड़। धर्मांतरण कोई लाइलाज समस्या नहीं है, लाइलाज समस्या नहीं है। इसलिए कहता हूं, अब हमारे देश में सार्वजनिक कार्यक्रम किसी हॉल में मत करिए। जो सार्वजनिक कार्यक्रम करना है किसी सांसद के घर पे करिए, और आप वहां करिए। मैं भी आके यही बात बोलूंगा, वहीं पे बोलूंगा। जो बातें मैं आज यहां बोल रहा हूं, ये बात मैं सांसदों और मंत्रियों के घर पे आके बोलूंगा। आप करिए कार्यक्रम वहां। मैंने कहा था ना, 500 अखबार हैं, हर अखबार में 100 समस्या निकलती है। मैं आज के एक अखबार के 5 कटिंग लेके आया हूं। एक अखबार की 5 कटिंग लाया हूं और उसी 5 विषय पर चर्चा करूंगा आपके साथ। एक पे मैंने कर लिया। दूसरी खबर आपको दिख रही होगी, दिल्ली में पकड़ा गया, दिख रहा है आपको? आज की खबर है दैनिक जागरण की। आज के मैं दैनिक जागरण के 5 कटिंग लेके आया हूं, इसी पे बात करूंगा। मुझे बताइए, आप लोगों के जान पहचान के लोग जर्मनी में भी रहते होंगे, दुबई में भी होंगे, कहीं कहीं रहते होंगे। आज तक आपका कोई रिश्तेदार, नातेदार बिना वीजा के सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, रूस कहीं गया क्या? जोर से बोलिए। तो फिर बांग्लादेशी हमारे देश में बिना वीजा के कैसे घुसाते हैं? जब घर बनाना होता है 2 काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं तो बाउंड्री वाल बाद में बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं? घर। लेकिन लगता है आस पड़ोस दुष्ट लोग हैं तो पहले क्या बनाते हैं? जोर से बोले, क्या बनाते हैं? मैं कह रहा हूं एक्सप्रेसवे साल 2 साल बाद बन जाएगा, हाईवे साल 2 साल बाद बन जाएगा, एयरपोर्ट 101 साल 2 साल बाद बन जाएगा। जितने बिहार, बंगाल, झारखंड के लेबर मिस्त्री हैं सबको बाउंड्री पे लगाइए। जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, हिंडाल्को, एल&टी, जितनी कंपनियां, सबको वहीं बॉर्डर पे लगाइए। पहले 20 फीट ऊंची दीवार बनाइए, एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट
एयरपोर्ट 1 साल बाद भी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या मानना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 20 फीट ऊंची दीवार बनाइए, उसके ऊपर 11,000 वोल्ट का तार लगाइए, अगर उसको कोई फांद के आए बिजली के करंट से वहीं जय श्री राम। नहीं तो मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं और अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। और आज इस अखबार में जो चीजें निकली आप इसको पढ़ लीजिएगा दैनिक जागरण में, ये सारी बातें मैं 2017 में कह चुका हूं। मैंने 2017 में कहा था कि बाकायदा घुसपैठ माफिया एक्टिव है हर राज्य में, बाउंड्री पे भी है और हर राज्य में भी है, पूरा सिंडिकेट है इनका। बॉर्डर पे 2,000 रुपए में अंदर आ रहे। अब कहना नहीं चाहिए, कड़वा सच यह है, गूगल करिएगा, बीएसएफ कमांडेंट 20 करोड़ रुपए। एक बीएसएफ कमांडर के घर से 20 करोड़ मिला है। किस बात के लिए? क्योंकि वहां खुला रेट है 500 रुपए गाय जाने का और 2,000 रुपए घुसपैठिए के अंदर लेने का। वो गए हैं बॉर्डर की रक्षा करने, और क्या कर रहे हैं? सब नहीं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन एक बीएसएफ कमांडेंट पकड़ा गया है और घुसपैठिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और जो हराम का खाता उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। जो हराम का खाता उसको क्या बोलते हैं? घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के अंदर आते हैं, अंदर आते हैं। और जो बातें मैं इतनी बार कहता था वही लिखा हुआ है, अंदर कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। ये दिल्ली की घटना है, ये भारत के राजधानी दिल्ली में हो रहा है। अब आप कल्पना करिए कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा में क्या हो रहा होगा। सिंडिकेट पकड़ा गया पूरा। 2,000 रुपए में आधार, 2,000 में राशन कार्ड, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 2,000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस। और जब ये 5 डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर कोई एक ओट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता जिसको सांसद विधायक बनना है, पार्षद प्रधान बनना है, वो उनका नाम वोटर आईडी में जुड़वा देता है। ये बात भी निकली हुई है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर हो रहा है। घुसपैठियों को बसाया ही जा रहा है भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए। 6 करोड़ घुसपैठिए हैं इस समय। अभी आपने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप के फुटबॉल में पूरा फ्रांस जला है। किस बात के लिए जला है? कि मोरक्को के घुसपैठियों को फ्रांस ने अपने यहां शरण दिया था, और वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, तो मोरक्को के घुसपैठियों ने पूरे फ्रांस को जला दिया। हमारे देश में तो 6 करोड़ घुसपैठियों को लेकर बैठे हुए हैं। 5 साल 10 साल के बाद भारत अगर बांग्लादेश को हराएगा तो यही घुसपैठिए पूरे भारत में आग लगाएंगे। 5 साल 10 साल के बाद कोई युद्ध छिड़ेगा तो यही बांग्लादेशी घुसपैठिए सैनिकों के सामने जाके उनकी गाड़ी रोकेंगे। इस गंभीर बात पे संसद में चर्चा हुई क्या? लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, दिल्ली की विधानसभा में हुई? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जो जिस व्यक्ति को जो काम मिला है अपना काम न करे, वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन सब कुछ लेता रहे, सारा हराम का ले, उसको क्या बोलते हैं? हरामखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, गद्दारी भी है ये गद्दारी भी है, क्योंकि आपने शपथ लिया कि मैं देश को सुरक्षित रखूंगा, आपने शपथ लिया देश को एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, और आप चंद वोटों की खातिर पार्षद प्रधान बनने के लिए, विधायक सांसद बनने के लिए घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह भी नहीं, इससे बड़ी गद्दारी भी नहीं, और इससे बड़ी हरामखोरी भी नहीं।
अब कुछ लोग कहते हैं कि एनआरसी हो जानी चाहिए, तो आपको मैं बताऊं असम में एनआरसी हुई थी और फेल हो गई। कैसे फेल हो गई कि जब तक मामला चल रहा था एनआरसी होगी होगी नहीं होगी होगी नहीं होगी, इस बीच घुसपैठियों ने 5-5 6-6 डॉक्यूमेंट बना लिए। और एनआरसी कैसे होती है, लेखपाल पटवारी घर घर जाते हैं, रजिस्टर लेके और एक पन्ने पे एक परिवार का नाम लिखते हैं, उस पर रजिस्टर में नाम एंट्री करते हैं। जब लेखपाल पटवारी गए वहां पे जांच करने, रजिस्टर बनाने, तो घुसपैठियों ने 2-2 हजार फिर पकड़ा दिया। तो उन्होंने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया। लेखपाल पटवारी बड़े चालाक होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम निकाल देते थे, जिससे जब कंप्लीट रजिस्टर बने तो संख्या न बढ़े, बैलेंस बनी रहे। तो जब एनआरसी हुई तो जानते हैं भारत के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, असम के लोगों ने। क्यों? क्योंकि बेचारे वो हमेशा के वहीं रहने वाले, उनका नाम है ही नहीं रजिस्टर। तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है, जोर से बोलिए, घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण क्या है, और घूसखोरी का मूल कारण है घटिया कानून। तो यानी जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म करेंगे तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी, और घुसपैठ अगर बंद नहीं हुई, घुसपैठिए नहीं निकाले गए, तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। तो तरीका क्या है, पहले हमारे देश में पेट में टेस्ट कराते थे कि बेटा है कि बेटी, और जैसे ही पता चलता था बेटी है तो उसका एबॉर्शन करा देते थे। ये सिस्टम चल रहा था ना, तो एक कानून बनाया गया, उसमें कठोर दंड का प्रावधान रखा गया, और जहां जहां अल्ट्रासाउंड मशीन लगती है वहां कंपलसरी कर दिया गया लिखना कि लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे कठोर सजा मिलेगी। तो कम हुआ कि नहीं हुआ? टेस्ट कराने वाले भी डरने लग गए, टेस्ट करने वाले भी डरने लग गए, डॉक्टर भी डरने लग गए, कंपाउंडर भी डरने लग गए। तो फिर क्या हुआ, लड़कियां बचने लग गई। लड़कियां बचने लग गई तो जो रेशियो था पहले 800-1000 का था, बढ़ते बढ़ते 930 और 1000 आ गया। कानून ने काम किया कि नहीं किया? मैं कह रहा हूं आप भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनता है इसको देशद्रोह घोषित करिए। केवल इतना एक कानून बन जाए कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां आधार बनता है कॉमन सर्विस सेंटर पे, वहां स्टिकर लगा दीजिए, आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल सजा होगी। न बनाने वाला बनाएगा, न बनवाने वाला बनवाएगा। जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, एक बोर्ड वहां भी चिपका दीजिए। ज्यादा अच्छा होगा जहां क्लर्क बनाता उसके सामने देखता भी रहे, कई बार उसकी नजर भी पड़ती रहे। जहां राशन कार्ड बनता है तहसील कार्यालय में, वहां भी एक स्टिकर लगवा दीजिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध। जहां जहां जो कागज बनता है वहां वहां वो स्टिकर लगा दीजिए, और कुछ मत करिए। 100 घुसपैठियों को पकड़िए, 100 घुसपैठियों से लगभग उनके 1000 मददगार मिल जाएंगे। किसी ने उनका आधार बनवाया होगा, किसी ने राशन कार्ड बनवाया होगा, वोटर आईडी ड्राइविंग सब बनवाया होगा, और 1000 भारत के मददगार और 100 बांग्लादेशी घुसपैठिए। इन 1100 लोगों के ऊपर एनसे लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, इनकी नागरिकता खत्म करिए, इनको जेल में डाल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में जो उनके मददगार बैठे हैं ना, ये खुद ही एनआरसी करवा देंगे। जाके इनको पता है कहां कहां घुसपैठिए हैं, जाके उनको बोले भैया तू जल्दी भाग जा, तेरे चक्कर में हम ही फंसने वाले हैं। आपको ये करना पड़ेगा। अब हमारे इस पेपर मैंने देखा घुसपैठियों का सिंडिकेट तो पकड़ा गया, लेकिन घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई नहीं हुई है। आपको मददगारों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं ऐसी चीजें हॉल में हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके चले जाएंगे, लेकिन फिर ढाक के 3 पात। इसलिए बेटर ये है अपने अपने सांसदों के साथ मिलिए, उनको बताइए कि भैया ये बताओ घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों है, घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अदरवाइज 6 करोड़ घुसपैठियों को ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। बेटर ये होगा कानून बनाइए, 3 महीने का अल्टीमेटम दीजिए, भैया 3 महीने के अंदर खाली करके चले जाओ भारत।
3 महीने के बाद जो पकड़ा और जो उनके मददगार पकड़े गए उनको ये होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने उनके मददगार हैं ना, वो खुद ही उनको खाली करवा के बोले तुम भाग जाओ। ऐसे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास 50 झुग्गी बन गई है, एक दिन छत पे खड़े होके अल्टीमेटम दे दीजिए, भाई 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, सारी झुग्गी खाली करके निकल जाओ। और 3 दिन के बाद अगर कोई ना खाली हो, एक झुग्गी पे 2-3 बम गिरा दीजिए, बाकी सारी झुग्गी खाली होगी कि नहीं खाली होगी? भयभीन हो ना प्रीत, यही तरीका है। आपका घर अगर 10-20 गुंडे घेर ले, एक बार छत पे खड़े होके अल्टीमेटम दे दीजिए, भैया हमारे घर के आसपास से हट जाओ, 2 घंटे का 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, हटो हटो, 3, 2, 1 करते करते, और उसके बाद 3-4 को गोली मारो। भागेंगे नहीं भागेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज एनआरसी करते रहेंगे, जैसे असम की एनआरसी फेल हुई ऐसे भारत की एनआरसी फेल होगी। और मैं कह रहा हूं 5 कानून घुसपैठे और उनके मददगारों पे लगाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 महीने के अंदर 80% घुसपैठिए भाग जाएंगे, 80% भाग जाएंगे। फिर जो 20% बचे उनको ढूंढना आसान हो जाएगा। 6 करोड़ में से कम 5 करोड़ भाग जाएंगे, फिर 1 करोड़ जो बचे उनको ढूंढ लिया जाएगा। अभी 6 करोड़ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक टैक्स के ऊपर आज एक खबर निकली हुई है। टैक्स वैसे मेरा विषय नहीं है, तो पीआई मेरी टैक्स पे भी चल रही है। वर्तमान टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से भारत विरोधी कह लीजिए या सनातन विरोधी है। यहां कोई चार्टेड अकाउंटेंट है क्या? नहीं। मैंने कहा सीए को एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अच्छा, कास्ट अकाउंटेंट, हाँ तो फिर तो और बढ़िया है। रवि जी कास्ट अकाउंटेंट है, बहुत बढ़िया। अमर और अकबर 2 भाई, 2 दोस्त हैं, अमर और अकबर। दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर है। दोनों कह रहे हैं कि काम करो, चलो हम दोनों टूर एंड ट्रेवल का काम करेंगे। दोनों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि दोनों 10-10 गाड़ी खरीद सकते हैं। दोनों ने 10-10 गाड़ी खरीद लिया। अमर के 2 बेटे और अकबर के 10। तो सबसे पहली समस्या आई अमर के सामने, 10 गाड़ी चलवाएगा कैसे? तो उसको 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को ड्राइवर नहीं हायर करना, उसके 10 पहले ही घर में हैं। अब अमर को चूंकि घर में 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चों के नाम से 10 गाड़ी नहीं ले सकता, तो अमर को एक कंपनी बनाना पड़ेगा, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी। और अकबर के 10 हैं तो उसने एक गाड़ी 10 बच्चों के नाम पे ले लिया, तो उसको कोई कंपनी बनाने की जरूरत ही नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चूंकि अमर को टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनानी पड़ेगी, तो अमर को पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो पीली पट्टी वाली गाड़ी का इंश्योरेंस भी ज्यादा होता है, रोड टैक्स भी ज्यादा होता है। तो अमर को जो गाड़ी 11 लाख में मिली, अकबर को वो गाड़ी कितने मिल गई? 10 लाख। सेम गाड़ी अमर को कितने मिल रही है? 11 में, और अकबर को कितनी मिल रही है? 10। अमर ने चूंकि अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाया, तो अमर जीएसटी के दायरे में आ गया। अकबर ने कंपनी बनाई नहीं, जीएसटी से बाहर। अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई तो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। अब जब जीएसटी के दायरे में आ गया, इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, तो बिना सीए के उसका काम नहीं चल सकता है, उसको सीए भी हायर करना पड़ेगा। चूंकि उसने कंपनी बना लिया, एक अपना ऑफिस भी उसको, अब वो घर से नहीं चला सकता, एक प्रॉपर उसको ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो नतीजा ये हुआ, चूंकि अमर को जीएसटी भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, सीए का खर्चा भी देना है, ऑफिस का खर्चा भी देना है, 8 ड्राइवर का भी खर्चा देना है, तो अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं सकता। और अकबर
10 रुपए इसमें गाड़ी चला लेगा। समझ में आया? अमर का एनुअल भी महंगा पड़ेगा क्योंकि हर साल इंश्योरेंस कराएगा। हर साल पीली पट्टी का इंश्योरेंस ज्यादा है, सफेद पट्टी का इंश्योरेंस कम है। तो अमर की इनिशियल कास्ट भी ज्यादा और रनिंग कास्ट भी ज्यादा। अकबर की इनिशियल कास्ट भी कम, गाड़ी भी सस्ती मिली और रनिंग कास्ट भी कम। तो अमर 12 रुपए से कम गाड़ी नहीं चला पाएगा और अकबर 10 रुपए में गाड़ी चला लेगा। तो कुछ दिनों के बाद सारे के सारे गाड़ी वाले, जिसको गाड़ी चाहिए वो किधर जाएंगे? जोर से बोलिए, अकबर के पास। तो कुछ सालों के बाद अमर जो 12 लाख में 11 लाख में गाड़ी खरीदी थी, वो आधे दाम में अपनी गाड़ी भी अकबर को बेच के खुद ही कुछ और सोचेगा। ये हो रहा है भारत में। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस बात पे चर्चा हो रही है कि बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। फल मंडी गई, सब्जी मंडी गई, ये काम गया, ये काम गया, ये काम गया, टूर का काम गया, ढाबे का काम गया। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि जा क्यों रहा है। ये जाने का कारण ये टैक्स सिस्टम है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। सारे टैक्स खत्म करो, इनकम टैक्स खत्म करो, जीएसटी खत्म करो, टोल टैक्स खत्म करो, रोड टैक्स खत्म करो, इंश्योरेंस खत्म करो, सारे टैक्स खत्म करो। केवल एक्सपेंडिचर टैक्स लगाओ। जो कमाने पे कोई खर्चा टैक्स नहीं, खर्च करने पे टैक्स लगाओ। जो जितना खर्च करेगा उतना टैक्स देगा। हालत ये हो गई कि अमर टूर एंड ट्रेवल वाला बेचारा 2000 रुपए का शर्ट खरीद पा रहा है और अकबर 10,000 रुपए का चश्मा पहन के घूम रहा है। ये टैक्स सिस्टम हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल, चूंकि यहां पे कोई सीए नहीं था इसलिए मैंने टेक्निकल भाषा में नहीं, एक आम आदमी की भाषा में बताया। आपको लग रहा है ये टैक्स सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए जरा। ये टैक्स सिस्टम हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं? तो केवल मेरी पीआईएल से काम नहीं चलेगा। सांसदों को पकड़िए, मिलिए, बात करिए, उनको बताइए भैया 1 नेशन 1 टैक्स लागू करो, ये दुनिया भर का झमेला खत्म करो। नहीं तो अभी तो कुछ बिजनेस गए हैं, 10 साल के बाद सारे बिजनेस हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए भारत में टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, 1 नेशन 1 टैक्स की जरूरत है। एक लैंड जिहाद का केस आया है। गाजियाबाद में एक गर्ग परिवार है, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वनवासी कल्याण आश्रम में पिछले 40 वर्षों से जुड़े रहे। उनके बेटा नहीं था, उनकी केवल बेटी थी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। लगभग 25-25 करोड़ उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी चारों बेटियों के नाम कर दी। आपके दिल्ली में चौहान बांगड़ एक जगह है, जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा, चौहान बांगड़। नाम उसका चौहान बांगड़ है, कोई चौहान बचा नहीं है। सारे चौहान अब वहां पे कन्वर्ट हो चुके हैं। वहां का लड़का गाजियाबाद के गर्ग साहब की बेटी को ट्रैप करता है, पहचान छिपा के ट्रैप करता है। उसके बाद उसको बियर बार, हुक्का बार ले जाता है। शुरुआत लव जिहाद से होती है, नेक्स्ट होता है ड्रग जिहाद, उसको ड्रग एडिक्ट बनाता है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी का दबाव डालती है। फिर कहती है लेकिन शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो पाक हूं, तुम नापाक हो, तो पहले तुम पाक बनो। तो तीसरा जिहाद आ गया, कौन सा? धर्मांतरण जिहाद। जब वो भी कंप्लीट हो गया, उसने कन्वर्ट हो गई, घर में नमाज पढ़ने लग गई। पिताजी ने देखा, हार्ट अटैक आ गया। जिस गर्ग साहब के घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, उनकी बेटी नमाज पढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात है ना, हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद वो कहता है शादी तब करूंगा जब ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। वो क्या करे लड़की, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। प्रॉपर्टी भी उसने तैयार हो गई देने के लिए, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके मन में कुछ और होगा कि फोन नहीं उठाऊंगा तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज जो है, कुछ प्रॉपर्टी उसने दिया। एक BMW और एक फॉर्च्यूनर उसने बुक करवा लिया गर्ग साहब की बेटी से। सोचे शादी नहीं हुई है, दहेज पहले ले रहा, एक BMW और एक फॉर्च्यूनर।
अपने लिए BMW, भाई के लिए फॉर्च्यूनर, और बेटी ने चेक काट के दे भी दिया, लेकिन बोला भी और प्रॉपर्टी बची उसको भी इनाम कर दो। अंत में बेटी ने सुसाइड कर लिया। गर्ग साहब की एक बेटी गई तो एक बेटी नहीं गई, एक पूरा वंश चला गया। उससे दो बच्चे होते, पूरी एक चैन खत्म हो गई। और मूल कारण, क्योंकि हमारे देश में लव जिहाद पे कुछ राज्यों ने कानून तो बनाया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कानून नहीं। चूंकि ये घटना पूरी दिल्ली में हो रही थी, तो यूपी सरकार ने तो लव जिहाद पे कानून बना दिया, लेकिन चूंकि हमारे सेंट्रल में कोई कानून नहीं है, इसलिए लव जिहाद दिल्ली में चल रहा था, तो यूपी पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। यूपी पुलिस तब कुछ कर पाई जब उस बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो एक तरफ लव जिहाद हो रहा है, फिर ड्रग जिहाद, फिर धर्मांतरण जिहाद, फिर लैंड जिहाद, और नतीजा क्या है? हम घट रहे हैं। नतीजा क्या है? हम, और अगर हम जहां घटेंगे तो हम कटेंगे, ये पक्का मान के चलिए। और जहां जहां घटे वहां कटे। दुनिया का सबसे बड़ा भव्य विशाल शंकर जी का मंदिर गांधार में था। गांधार नरेश ने बनवाया था। न उस मंदिर की कोई ईंट बची और न कोई वहां शिव भक्त बचा। है कोई अफगानिस्तान में कोई शंकर जी का पुजारी बचा? कोई मंदिर बचा कि नहीं? दुनिया का बहुत ही भव्य और विशाल विष्णु मंदिर कैकेयी नरेश ने बनवाया था, जहां से माता कैकेयी आई थी। आज के डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। न मंदिर बचा, न विष्णु के भक्त बचे। हमारे 51 शक्तिपीठ है ना, इतना सबको आइडिया होगा। 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में है। 5 शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में है, ईस्ट बंगाल। 45 शक्तिपीठ हमारे पास, 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में और 1 शक्तिपीठ पाकिस्तान में। लेकिन बांग्लादेश में भी घटे तो कटना शुरू हुए। अगले 2-3 साल के अंदर वो शक्तिपीठ भी खत्म। न वहां कोई माता का न मंदिर बचे, न माता के भक्त बचे। मैं तो अभी इसी वर्ष ना जून के महीने में चौधरी साहब के मैं शहर में गया था, शिलोंग में। मेरा कार्यक्रम आपने रखा हुआ था, तो मैं जहां जाता हूं तो गूगल करके देख लेता हूं वहां कोई हमारा प्रसिद्ध मंदिर है क्या। तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी है, जो शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर है। मैंने चौधरी साहब को बोला कि मुझे जाना है, जरा अपना शक्तिपीठ जयंतेश्वरी दर्शन करना है। इनको सब पता होगा वहां कैसी स्थिति होगी। तो पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे तो जाना है। तो गाड़ी इन्होंने भेजा, हम गए वहां पे, ड्राइवर पहुंचा दिया। मैंने कहा मंदिर कहाँ है? बोले यही तो है। अरे हमने कहा यहाँ तो कुंडी लगी बाहर से। बोला साहब यही मंदिर है। हमने कहा पुजारी कहाँ है? बोला पुजारी देखिए वहां फोन नंबर लिखा है, इसी पे फोन करिए, पुजारी पता चल जाएगा। अनिल देशमुख या ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद आ रहा है, अनिल देशमुख। मैंने पुजारी को फोन किया। सोचिए, हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी, जिसका मंदिर बंद है, कोई दर्शन करने वाला नहीं है और पुजारी भी नहीं है। मैंने कंफर्म करने के लिए फोन किया कि भाई अनिल जी मैं यहाँ हूँ, मुझे कीर्तेश्वरी मंदिर में दर्शन करना है माता का, मैं सही जगह पे हूँ क्या? बोले हाँ बिल्कुल सही जगह पे है। हमने कहा यहाँ तो कुंडी लगी है, दर्शन कैसे करूँ? बोले कुंडी खोल के जाके दर्शन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम घट गए तो हमारे मंदिर। इसलिए मैं खास तौर पे अग्रवाल धर्मशाला बनवाने वाले अग्रवाल समाज से कह रहा हूं, धर्मशाला बनाने से हिंदू समाज नहीं बचेगा, हिंदू बचेगा तब आपकी धर्मशाला बचेगी। ये जैन मंदिर, जैन धर्मशाला बनाने वाले सभी अपने मैं जैन भाइयों से कह रहा हूं, पहले हिंदुओं को बचाने का प्रयास करिए, मंदिर बनवाने का प्रयास मत करिए। क्योंकि दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था।
आज वहां पे नमाज पढ़ी जाती है 5 बार। वहां मदरसा खुल चुका है पार्श्वनाथ मंदिर में, मुल्तान में। तो पहले यह सुनिश्चित करिए घटे न, संख्या कम न हो। शिलांग में खत्म हो गए, जयंतेश्वरी मंदिर बंद है। मुल्तान में खत्म हो गए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बंद है। हिंगलाज में खत्म हो गए, मंदिर बंद है। 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश के 2-3 साल में वहां भी मंदिर बंद हो जाएगा। और बाकी तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी पीएल चल रही है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें, उनमें 300 के 300 में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। लेकिन हमको लगता सब ठीक है। क्यों ठीक लगता है? वो हमारी आदत है। हम वही गलती कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया। आडवाणी जी को भी एक दिन पहले नहीं पता था कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी को भी नहीं पता था एक दिन पहले कि अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब को भी नहीं पता था कि अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इनको भी नहीं पता था एक दिन पहले कि मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। भागे कि नहीं भागे? जोर से बताइए जरा। बांग्लादेश वालों को, ढाका वालों को, चटगांव वालों को जुलाई में पता था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? नहीं। और जानते हो वहां क्या हो रहा है? घर में आते हैं, पति को पकड़ लेते हैं और पत्नी का बलात्कार करते हैं पति के सामने। बच्चों को पकड़ लेते हैं और बच्चों के सामने मां का बलात्कार करते हैं। पिता को पकड़ लेते हैं, पिता देखता रहता है, उसकी बेटी का बलात्कार होता है। पति को पकड़ लेते हैं और पति देखता रहता है, उसकी पत्नी का बलात्कार होता है। और ये सामने बलात्कार इसलिए करते हैं कि मन में इतना खौफ पैदा हो जाए कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग जाए। अच्छा, बाकी तो छोड़ो। 1978 में संभल में क्या हुआ था, जहां आजकल खुदाई चल रही है? अग्रवाल समाज वहां रहता था, धंधा व्यापार करता था। सबको उन्होंने पैसे भी दे रखे थे। और एक दिन इकट्ठा हुए, हाथ पैर काट काट के सबको इकट्ठा किया, टायर डाला, सबको जला दिया। सब मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग गए। उनके मकान, दुकान पे कब्जा हो गया। और मंदिर भी इतने दिन से बंद पड़ा हुआ था। मंदिर आप जाके, सुप्रीम कोर्ट भी था, संसद भी था, प्रधानमंत्री भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी, मुख्यमंत्री भी, हाई कोर्ट भी। संभल के दंगाइयों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। संभल के दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? संभल के दंगाइयों की नागरिकता खत्म हुई क्या? क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलनी पड़ती है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर आपको बहुत पसंद है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई दे रहा है, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगली बार जा रहे हो, फिर वही दवाई दे रहा है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ रही है। अगली बार गए आपने, फिर उसने वही दवाई दिया, दवाई बदल नहीं रहा है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। अब आप बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई घटिया है, इस दवाई को बदलो? जोर से बोलिए जरा। लगता कंफ्यूजन है। क्या करेंगे आप? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? डॉक्टर बहुत पसंद हो, बड़ा अच्छा हो, बहुत अच्छी बातें करता हो, तब भी अपने बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा बदलवानी पड़ेगी। अपने अपने सांसदों, विधायकों को पकड़िए, उनको बताइए भैया दवाई बदलो। दवाई बदलना उनका काम है, इसीलिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है। और मिलता किस लिए? भाषण देने के थोड़ी मिलता है। डॉक्टर भाषण बहुत अच्छा देता हो लेकिन अच्छी दवाई ना देता हो तो डॉक्टर अच्छा है कि बेकार है? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हो, ठीक से गाड़ी ना चलाता हो, वो अच्छा ड्राइवर है, बेकार है? वैसे ही सांसद, विधायक, मंत्री बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हो लेकिन अच्छा नियम कानून न बनाए तो अच्छे हैं कि बेकार है? बेकार।
उनको बताएगा कौन तुम बेकार हो? उनको बताएगा कौन तुम हराम का खा रहे हो? कौन बताएगा? सबको बताना पड़ेगा, केवल मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। अपने बच्चों की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, अपने नाती पोते की चिंता है, तो बोलो आप। और नहीं बोलोगे तो ठीक है, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो ढाका में हुआ, अगर वही इंतजार करना तो इंतजार करिए, फिर क्या दिक्कत? मेरे अकेले कहने से नहीं होगा। हम तो केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, करना आपको भी पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर लेना है, ठीक है। एक विषय और ले लेता हूं। आज के अखबार की एक खबर और है। एक मां ने अपने 3 बेटियों को पहले फांसी पे चढ़ाया और फांसी पे चढ़ाने के बाद खुद भी फांसी पे झूल गई। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसका पति शराबी था, रोज मारपीट करता था, रोज मारपीट करता था। उससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। तो कितने लोग खत्म हो गए? 4। और हम घटेंगे तो घटेंगे। अब 4 ही नहीं खत्म हुए। शराबी पति जेल में चला गया, तो जेल में चला गया तो 5वां बेटा खत्म। कुछ तो नहीं कर सकता ना। हम बार बार कहते हैं हम घटेंगे तो कटेंगे, तो घटने और कटने का कारण एक ही कारण नहीं है। घटने का केवल जनसंख्या कम हो रही है। हम भ्रष्टाचार के कारण और सड़ी हुई व्यवस्था के कारण भी घट रहे हैं। भारत के संविधान पे अभी चर्चा होना था, चर्चा तो हुई नहीं, तू मैं आरोप प्रत्यारोप खूब हुआ। संविधान का आर्टिकल 47 ये कहता है कि भारत को नशा मुक्त बनाओ और शराब मुक्त बनाओ। और नशा और शराब के कारण प्रतिदिन हमारी 1000-2000 बहनें कम हो रही हैं। या तो बलात्कार करके मार दी जाती है छोटी बच्चियों को। याद रखिएगा, मैं अभी पिछले 20 सालों से सर्वे कर रहा हूं। जो 4-5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है ना, वो नशेड़ी ही करता है, कोई अपने नॉर्मल सेंस में कभी नहीं करता। वो ड्रग एडिक्ट होता है जो 2 साल 3 साल की बच्ची को पकड़ता है, रेप करके मार देता है। तो ड्रग के कारण हमारी जनसंख्या कम हो रही है। ड्रग के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। सांसदों विधायकों ने शपथ लिया है कि हम संविधान को लागू करेंगे। ड्रग फ्री भारत में चर्चा हुई, जोर से बोलिए। लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई। क्या यहां दिल्ली में तो 1+1 वाला ऑफर भी आ गया था बीच में, पता नहीं आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हम खत्म हो रहे हैं ड्रग के कारण, और ये ड्रग जिहाद कितना खतरनाक रूप ले चुका है मैं आपको बता रहा हूं। आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, जितने कॉलेज है वहां पे ड्रग बांटी जा रही है। लड़कों को नहीं बल्कि बेटियों को भी ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। और उस ड्रग में नपुंसकता की दवा दी जा रही है। जब जब दिल्ली एनसीआर में कोई रेव पार्टी में छापा पड़ता है तो मैं वहां के पुलिस कप्तान कमिश्नर से स्पेशली मैं फोन करके बात करता हूं, पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए? जी 120 पकड़े गए। 120 में कौन है? बोले 120 के 120 हिंदू है। ये हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार, बियर बार। संविधान तो कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, और ड्रामा देखिए। संविधान कहता है भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाओ, और संविधान की शपथ लेने वालों में एक डिपार्टमेंट हुक्का बार, बियर बार का लाइसेंस देता है। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है नशा मत करो, स्वास्थ्य विभाग। उद्योग विभाग लाइसेंस देता है, कर विभाग टैक्स वसूलता है, और स्वास्थ्य विभाग कहता है नशा मत पियो।
मतलब गजब का आम जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका रखा हुआ है। इस ड्रग के कारण हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, पूरी जनरेशन खत्म हो रही है। लेकिन उनके कानों पे जू इसलिए नहीं रेंग रहा है क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा फंडिंग वही कर रहे हैं, लेकिन हम तो खत्म हो रहे हैं ना। और इस ड्रग के कारण हमारे बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, बेटे भी नपुंसक हो रहे हैं, बेटियां भी नपुंसक हो रही हैं। आजकल लेटेस्ट आप सुनते होंगे, बच्चा कहता मैं शादी नहीं करूंगा, बेटी कहती मैं शादी नहीं करूंगा। एक्चुअल में वो शादी इसलिए मना कर रहा है क्योंकि शादी के लायक बचा ही नहीं हो, वो नपुंसक हो चुका है। कौन जिम्मेदार है, कौन रोकेगा इसको? किसकी ड्यूटी है रोकना इसको? जोर से बोलिए, किसकी ड्यूटी है? अरे जिन्होंने शपथ लिया है, इसी काम की तो शपथ लिया ना, संविधान लागू करूंगा। तो ये जो ड्रग जिहाद है, और ड्रग का काम केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, ड्रग का काम ड्रग को धर्मांतरण में भी यूज किया जा रहा है। पंजाब में जो कन्वर्ट करने का सिस्टम शुरू किया, पहले वो ड्रग बांट के किया। पहले पंजाब में यंग जनरेशन को स्कूल कॉलेज में उनको ड्रग बांटा फ्री में। जब वो ड्रग एडिक्ट हो गए, और कोई भी अगर लड़का लड़की या वयस्क आदमी एक बार नशेड़ी हो गया, उसको फर्क क्या पड़ता है? उसको आप नशा दे दो, ठीक है भैया, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उसको नशा चाहिए, उसके लिए फिर सनातन धर्म आ जाए और कोई धर्म से कोई मतलब नहीं रहे। तो ड्रग का यूज किया जा रहा है नशे के लिए भी, और नतीजा ये है हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। और जो मेघालय की समस्या है, या जो मणिपुर की समस्या है, जो मिजोरम की समस्या है, या नागालैंड की समस्या है, उसमें बहुत बड़ा जो उसका रूट काज है, उसमें ड्रग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमने ड्रग के खिलाफ, और सिंगापुर में नहीं, दुनिया के कई देशों में ड्रग पे फांसी का कानून है। हमारे सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला, फांसी दे दी। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, 900 ग्राम गांजा सिंगापुर गूगल करेंगे तो निकल के आएगा, फांसी दे दिया। हमारे यहाँ 9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और गांजा बड़ी खतरनाक चीज है। गांजे से क्या होता है, आदमी परिवार के मुंह से भी दूर हो जाता है, और ग्रेजुअली लेते लेते वो नपुंसक हो जाता है। गांजा में ये भी है, गांजा परिवार से भी दूर करता है, नपुंसक भी बनाता है, और बड़े पैमाने पे गांजा पकड़ा जा रहा है। वर्तमान सरकार इस पे गंभीरता के साथ काम कर रही है। काफी लोग पकड़े गए, 25,000 करोड़ के आसपास की दवा पकड़ी गई है 2024 में, ड्रग पकड़ी गई है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा। खौफ क्या? आप 2-4 ड्रग स्मगलर को, उनके मददगार, ड्रग स्मगलर की मददगार करता कौन है? सिपाही करते हैं उनकी मददगार, थानेदार करता है, कभी तहसीलदार करता है, कलेक्टर करता है, कप्तान, जो भी मदद करता है। जब तक आप मददगारों को नहीं टांगेंगे, तब तक ये ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी, और ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से प्लान्ड वे में ड्रग को फैलाया जा रहा है, वो न भारत के लिए अच्छा है, न भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा है, न सनातन के लिए अच्छा है, न हमारे आने वाले युवाओं के लिए अच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है देते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं किसी के होम मिनिस्टर के या की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर जो घुसपैठियों का प्रॉब्लम उठाया है, इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर के पास है। अगर इतने घुसपैठिए आ रहे हैं तो होम मिनिस्टर इज फेलिंग इन हिज ड्यूटी। क्या आप मता पास करके होम मिनिस्टर को भेज सकते हैं और पेपर में पब्लिश कर सकते हैं? करेंगे भाई। जो बेसिक इशू इन्होंने उठाया है, मेरे को उनसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बल्कि सपोर्टर हूँ उनका। बट जो इशू में वो फेल हो रहे हैं, हम क्यों नहीं मता पास करके हिंद पुनर्स्थापना संघ की तरफ से उनको भेजें और पेपर से भी पब्लिश करें कि हमारा बताया, हम चाहते हैं कि वो इस पर एक्शन लें। घुसपैठिए के खिलाफ हमारे अध्यक्ष जी हमें बताएंगे कि हम कैसे उसको आगे लेके इसको रोकने के लिए हम कोशिश करें। अभी एक
रिक्वेस्ट आई है हमारे श्रोतों से कि क्वेश्चन आंसर्स कुछ मिनटों के लिए हम रखें और हमारे मन में बहुत सारे आशंकाएं हैं और वो उसको समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। और अश्विनी उपाध्याय जी मैं विनती करूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर्स दें। प्लीज़ आई थिंक रेज योर हैंड्स, आई थिंक वी विल यस अमितेश जी प्लीज़। संघ कहता है कि 3% आबादी हमारे साथ हो जाए तो हम जैसे चाहे सत्ता को बचा सकते हैं या अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ये प्रेरणा या ये अनुपात कैसे बनेगा? 3% या हम एक साथ भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है और हमारी न्यायिक व्यवस्था घटिया है। राष्ट्रवाद की भावना तभी उमड़ेगी, तभी प्रबल होगी जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। संगठन के माध्यम से नहीं, संगठन की एक सीमा होती है और राष्ट्रवाद की भावना उमड़े ये किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो सब आप प्राइमरी का सिलेबस ठीक कर दीजिए। जितने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, दुनिया भर के बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बना दीजिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू कर दीजिए। अपनी अपनी लोग मातृभाषा में पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम सिलेबस करिकुलम कॉमन हो जाइए। पंचतंत्र की कहानी प्राइमरी में लगाइए, हमारे महापुरुषों के बारे में उनकी जीवनी प्राइमरी में लगाइए। हमारी 1000 से ज़्यादा विदुषी माताएं हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, ऐसे 1000 से ज़्यादा हमारी प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाली माताएं हैं। राजा भोज, राजा विक्रमादित्य से मिला के 1000 से ज़्यादा हमारे महापुरुष हैं। तो प्राइमरी के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने की बजाय हमें जापान की तरीके भारत में केवल नैतिक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। 6वीं से बाकी विषय शुरू करें तो अच्छा है। मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने ए फॉर एप्पल 6वीं में आके पढ़ा था। ए ऐसे बनता है यह मैंने 6 में पढ़ा था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्राइमरी से उसको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें। प्राइमरी, अरे पहले उसको आप अच्छा इंसान तो बनाइए, अच्छा भारतीय बनाइए, अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा भाई बनाइए, अच्छी बहन बनाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। अच्छा बन जाएगा, उसके बाद बाकी सब कर लें, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं परिमल दास मेघालय से हूँ। जो आदमी कन्वर्ट होके क्रिस्टियन हो गया, जो क्रिस्टियन है वो तो अपर कास्ट हो गया। वो कैसे ट्राइबल होता है? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। गैर हिंदुओं को रिजर्वेशन देना बिल्कुल इस संविधान के खिलाफ है। रिजर्वेशन शुड बी गिवन ओनली टू द हिंदूज, नॉट टू द कन्वर्टेड हिंदूज। कन्वर्टेड हिंदूज को धर्म रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मेरा इसमें कुछ आगे और भी कहना है। भारत में जो खतरे हैं वो मैक्सिमम खतरे कन्वर्टेड हिंदू ही क्रिएट कर रहे हैं। तो कन्वर्टेड हिंदुओं के द्वारा पैदा किए गए खतरों से निपटने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, राइट? आप इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा के देख लीजिए। 90% सेंसिटिव बूथ उनको कहते हैं जहां हिंदू कम होते हैं और कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा होते हैं। तो वहां ज्यादा पुलिस लगानी पड़ती है। ज्यादा पुलिस लगानी पड़ी यानी ज्यादा पैसा। एक चीज रखिएगा, हर चीज की कास्ट आती है। दंगा सबसे ज्यादा कहां होता है? जहां हिंदू कम होते हैं और कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा। तो वहां लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा खतरा कौन है? वो कन्वर्टेड हिंदू। तो अगर हम देश की एकता अखंडता मजबूत करना चाहते हैं तो सरकार की ड्यूटी है कि कन्वर्टेड हिंदू
जो तलवार के डर से या जजिया न देने के पाने के डर से या अंग्रेजों की पॉलिसीज के कारण कन्वर्ट हो गए, उनको क्या करें, वापस घर वापसी करें। और चूंकि हमारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने शपथ लिया है मैं देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, और कन्वर्टेड हिंदुओं की घर वापसी कराने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि बाकायदा वो कोई स्कीम लाए 5 लाख रुपए या कुछ इस तरीके का, कि जो आदमी वापस घर वापसी करेगा उसको हम 5 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, ऐसी स्कीम करके उसको घर वापसी करा देना चाहिए। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? सरकार ने उल्टा काम किया हुआ है। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है ये धर्मांतरण को प्रमोट करता है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया 2006 में, उसके पहले कभी नहीं होता था। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म होना चाहिए, एक संस्कृति मंत्रालय चल रहा है, इसी संस्कृति मंत्रालय को एडिशनल काम देना चाहिए कि तुम घर वापसी कराओ। जो घर वापसी आएगा उसको पहले मुफ्त का मकान मिलेगा, उसको मुफ्त का राशन मिलेगा। मैं तो कहता हूं जो सरकारी योजनाएं देना है आप उनको दीजिए जो घर वापसी करके वापस आ रहे हैं अपने घर में। क्यों? क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए कन्वर्जन बहुत खतरनाक है। भाई अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा, अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? जोर से बोलिए। अजमल कसाब कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मार रहे वो कौन है? कश्मीर में जिन्होंने हिंदुओं को मारा वो कौन है? भारत का विभाजन पाकिस्तान को बनवाया किसने? कन्वर्टेड हिंदू। तो कन्वर्टेड हिंदू जब इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वो देश का विभाजन भी करवा देते हैं, गिरजा टुक्कू का रेप करके आरा भी चला देते हैं, घर मकान दुकान खेत खलिहान पे भी कब्जा करते हैं, तो भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये सरकार की ड्यूटी है। पैसा कम हो रहा हो घर वापसी के लिए तो मैं तो कहता हूं 0.1% या 1% और लगा लो टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, और ले लो। हमारे अग्रवाल समाज, वाहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज 1% और दे देंगे। ले लो पैसा, आप 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ इकट्ठा कर लो, लेकिन एक बार में ही सारी स्कीम लॉन्च करो, वापसी करा लो। याद रखिएगा, बीमारी जहां से आती है वहीं से निकलती है। जैसे कई बार आपके पेट में कब्ज होती है तो आपको हेडेक होता है। अब आप हेडेक की दवाई खाते हैं लेकिन पेट साफ करने की दवाई नहीं खाते, तो कुछ दिन के बाद दोबारा फिर हेडेक हो जाता है। कब्ज कहाँ है? पेट में। और दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। और हम दवाई कहाँ की खा रहे हैं? सर की। खाना कहाँ की चाहिए? पेट की। हम हर चीज की इलाज कर रहे हैं, यहाँ के इलाज कर रहे हैं, वहां के इलाज कर रहे हैं, ये दंगा हो रहा है, वो दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भैया हम कहते हैं 1,50,000 करोड़ लगेगा। एक बार जब उन्होंने, भाई कन्वर्ट कौन हुए? जो जजिया नहीं दे पाए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे, जजिया नहीं दे पाए, कन्वर्ट हो गए। तो ठीक है, उनको कुछ नया ऑफर दीजिए, मुफ्त मकान का ऑफर दीजिए, मुफ्त दुकान का ऑफर दीजिए, मुफ्त लोन का ऑफर दीजिए, कुछ ऑफर दीजिए भैया, जो जो कन्वर्ट होकर आ जाएगा उसको हम ये दे देंगे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोले, भारत माता की। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। बस आपको हर समस्या की वाई एनालिसिस करना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा, बीमारी जहां से आती है, जैसे आती है वैसे ही जाती है। सभी जी, जैसे चाइना के अंदर गैर चाइनीज को वोट का अधिकार नहीं है, वैसे हिंदुस्तान में गैर हिंदुओं को वोट का अधिकार ना हो तो भी सारे के सारे कन्वर्ट होंगे अपनी मर्जी से। मुझे तरीका तो यही कहता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई। जी, सभी को सादर नमस्ते। अच्छा मैं आपको और बताऊं, बाइक 2 पहिए की होती है, उसको स्टार्ट करने की चाबी इतनी बड़ी होती है। कार 4 पहिए की, उसकी चाबी भी इतनी बड़ी। ट्रक इतनी बड़ी होती, उसकी चाबी भी इतनी बड़ी। आपके अग्नि ब्रह्मोस की चाबी भी इतनी बड़ी, यानी गाड़ी बड़ी हो रही है लेकिन चाबी इतनी। तो बड़ी बड़ी समस्याओं का इलाज छोटी छोटी चाबी से हो सकता है। मैं उदाहरण आपको देता हूं। भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है। भारत के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी कौन है। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया
कि आप माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए और यूएन की जो माइनॉरिटी की डिफिनेशन है उसको भारत में लागू कर दीजिए। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। जैसे ही वो डिफिनेशन हम भारत में लागू करेंगे तो भारत में केवल 3 कम्युनिटी माइनॉरिटी कहलाएगी, एक यहूदी, एक बहाई जिसका ये लोटस टेम्पल है और तीसरा पारसी। बाकी सब मेजॉरिटी हो जाएंगे, तो माइनॉरिटी वाला काम खत्म। तो जो माइनॉरिटी का अट्रैक्शन बना हुआ है, अभी बहुत अट्रैक्शन है क्योंकि SC ST है, ट्राइबल है, तो उसको 10 स्कीम मिल रही है। जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, तो 20 स्कीम मिल रही है। तो टोटल कितनी स्कीम कन्वर्ट होने के बाद 30 स्कीम मिल रही है। तो कन्वर्ट होने में फायदा है, नुकसान है? फायदा। यही फायदा अगर बंद कर दिया जाए और ये किया जाए कि ट्राइबल बनने में 30 स्कीम मिलेगी और कन्वर्टेड हिंदुओं को एक भी स्कीम नहीं मिलेगी, सारे घर वापस कर लेंगे। जो नाई है नाई बन जाएगा, जो धोबी है धोबी बन जाएगा, जो पटेल है पटेल बन जाएगा, जो यादव जो जहां से आया वही वापस चला जाएगा। समाधान हो सकता है, करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। शुरुआत इसकी बोलने से होगी। इसलिए मैं कहता हूं सांसदों को पकड़िए। हमारी बात यहां पे रहेगी तो लिमिटेड रहेगी, यही बात संसद में होगी तो इसका बहुत नेशनल रेमिफिकेशन होगा, नेशनल इम्पैक्ट होगा। इस पे चर्चा होनी चाहिए। जी सभी को सादर नमस्ते। मोदी जी डायरेक्ट एक्शन या इनडायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते बांग्लादेश के खिलाफ? कोई डोजियर नहीं दिया, उल्टा वहां से हमको आ रहा है कि शेख हसीना को हमको सौंपी है। न मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, न भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, वकील हूं, इसलिए वकालत से संबंधित सवाल पूछिए। जब मंत्री बन जाऊंगा तब वो सवाल पूछ लीजिएगा। भाजपा में तो हैं ऐश्वर्या जी आप। भाजपा में तो 22 करोड़ लोग हैं। भाई साहब एक मेरा क्वेश्चन है भाई साहब इधर से। कई बार क्या होता है भाई साहब, जैसे रेडी पटरी वाले बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनको रोकते हैं कि भाई आप अपना ID कार्ड दिखाइए, आप कहाँ से क्या डिटेल में। तो हमारे ही हिंदू बंधु 10 आदमी उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि आप गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो। ऐसे लोगों के लिए भाई साहब आप क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। अब ये कॉमन कोई बात है नहीं कि हम इसको इस पे कुछ बता सके कि क्या है। अब वो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव है, उसमें वो शिक्षा के जरिए ही बदल सकता है और कोई तरीका नहीं। जी बोलिए सर, बोलिए। There are certain organizations which are using Hindu names. I'll tell you a very specific example of Ramakrishna Mission. आप इतने बड़े शास्त्रविद हैं, आप इतना बड़ा constitutional expert हैं, you will be amazed to know that Ramakrishna Mission, you can Google it, everyone can Google it, that Ramakrishna Mission is a minority organization. A litigation, a 15-year-old litigation had to be fought in Supreme Court, whereby Supreme Court said that it is a Hindu organization. Now, what would you like to say about this kind of double standard that prevails? And I am coming to the point, and this has reflects back because ISKCON is doing things. But you won't find one monk of Ramakrishna Mission because they say Ramakrishna Mission itself, the name itself, is based upon missionaries of charity who were doing conversion and serving. So you can imagine, I mean, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। Thank you. आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मैं पहले पार्ट का उत्तर देता हूं। इस समय आपने खासतौर पे उत्तर प्रदेश में हिंदू और बौद्ध का झगड़ा खूब सुना होगा, हिंदू और बौद्ध का झगड़ा पड़ना। जो काम अंग्रेजों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम कांग्रेस ने, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, और जो उनका काम छूटा था उसको कांग्रेस ने कानून बना के पूरा कर दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया, उसका पर्पज ही यही था
एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना और हिंदुओं को आपस में बांट देना। इसलिए मैंने उस कानून को चैलेंज किया। मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना था, उसको भी चैलेंज किया है। 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी चैलेंज किया है। 1995 के वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया है। कांग्रेस के लगभग 50 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसका मोटिव आप समझिए, आपको जो दिख रहा है वो नहीं है, झगड़ा कोई और है। आप हिंदू हैं, स्कूल अगर खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अलग टर्म्स कंडीशन है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी आपको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए तो आप वही स्कूल 1 एकड़ जमीन में खोल सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं और आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके ऊपर 100 कंडीशन है। अगर आप माइनॉरिटी हो जाएंगे और फैक्ट्री लगाएंगे तो आपके ऊपर 10 कंडीशन। कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने के लिए ही ये कानून बनाया। इसलिए हर हिंदू वो किसी न किसी बहाने से माइनॉरिटी बनना चाहता है। जैन गए थे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, PIL फाइल किया, हमको भी माइनॉरिटी बना दो, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार तो जैन समाज के लोग करते हैं। वो सोचे सब फायदा ले रहे हैं तो हम भी ले ले। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, बोले नहीं तुम हिंदुओं के पार्ट हो, तुम्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में 2005 में बाल पाटिल केस में जजमेंट आया, 3 जजों की बेंच का, जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा। उन्होंने बोला कि नहीं आपको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। चैप्टर क्लोज हो चुका था, लेकिन 2013 में जाते जाते माताजी ने जैनियों को भी माइनॉरिटी बना दिया, बौद्धों को भी बना दिया, सिखों को भी बना दिया। तो हो क्या रहा है, अगर मैं हिंदू हूं और मैं कुछ काम करना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज खोलना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, हमारे लिए खोलना मुश्किल है, लेकिन मैं बौद्ध बन जाऊं, किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक बन जाऊं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। वो जो रामकृष्ण का जो झगड़ा आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए आया था, यूसीसी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। यूसीसी का इससे रिलेशन नहीं है। इसके लिए एक ही तरीका है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए और ये डिक्लेयर कर दिया जाए एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, जो यूएन की डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को अडॉप्ट करेंगे। नहीं तो हिंदू बौद्ध का झगड़ा बढ़ रहा है, हिंदू जैन का झगड़ा बढ़ रहा है, हिंदू सिख का झगड़ा बढ़ रहा है, और ये झगड़ा बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने 1992 में कानून बनाया था। प्रणाम उपाध्याय जी, एक चीज पूछनी है। जो इतने निर्णय आ रहे हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट के, जो समाज को ऐसा लगता है कि वो समाज जो चाहता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी जो एडवोकेट होते हैं वो उस तरह से नहीं लड़ते हुए दिखते जो बाकी वकील जीतते हुए दिखते हैं उन्हीं विषयों पे। तो कहीं एडवोकेट्स में इसका चिंतन होता है, और आपको लगता है CJI बदलने से सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख की या किसी की कोई परवाह है? ऐसा इंडस्ट्री बड़ा अच्छा सवाल है बहन जी, अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणा है, वो आपको धारणा ठीक कर बता देता हूँ। इस समय प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैटर आपको चल रहा है, आपको सबको ध्यान होगा, अखबारों में पढ़ा है, वो मेरी PIL है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में 5 पिटीशन है, और हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हमारी PIL को डिसमिस कराने के लिए 22 पिटीशन है। ये जब पिछली डेट पे लगा था तब का आंकड़ा बता रहा हूं। मैंने कल रात को लेटेस्ट चेक किया, अब टोटल 43 पिटीशन आ गई है, 43। ऐसे ही CA कानून के खिलाफ 236 पिटीशन है, और CA कानून चले इसके पक्ष में केवल 1 पिटीशन है, वो हमारी है। अब ये होता क्यों है? बात वही आ गई, व्यक्ति काम किसके लिए करता है? अब हमारे जैसे हर व्यक्ति नहीं है कि वैगनार से घूमेंगे, कम खाएंगे, CNG वाली गाड़ी पे चलेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हमारी PIL का विरोध करने वाले करोड़पति हो चुके हैं। हमारी PIL का विरोध करने वाले 4-4, 5-5 करोड़ कमा चुके, हमारी PIL से कमा चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है, उधर फंडिंग आ रही है, तगड़ी फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से भी आ रही है, हवाला के जरिए आ रही है, FCRA के जरिए आ रही है, जकात का पैसा आ रहा है। हम कहीं न कहीं उसमें कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए जितने दिग्गज वकील हैं वो उधर ही हैं। जिस दिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैटर लगा था
उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया, और इसलिए नहीं सो पाया, मैं केवल ये सोचता रहा कि हम लोग इतने दिन गुलाम रहे क्यों। क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एट मंदिरों के सर्वे नहीं होना चाहिए, उसके लिए खड़े कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी साहब खड़े थे, करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी खड़े थे। सिब्बल साहब, दुष्यंत दवे साहब, बहन इंदिरा जय सिंह जी, संजय हेगड़े साहब, पूरी फौज। तो मैं सोच रहा था मैं लड़ूं, मैं तो किससे लड़ किससे रहा हूं। मेरी हालत वही महाभारत के अर्जुन जैसी हो गई थी कि अब मैं किससे लड़ रहा हूं। उस रात में सो नहीं पाया था। फिर मैं ये भी सोच रहा था, अच्छा इसी कारण हम इतने दिन गुलाम रहे, क्योंकि हम दूसरों से कहां लड़ते हैं, हम तो अपनों से लड़ने में थक गए थे। तो ये समस्या है। अभी सब ये प्रश्न अभी समाप्त हो गया है। बाद में हम कृपया क्षमा कीजिए। अभी अध्यक्ष जी को मैं विनती करूँगा कि वो इस भाषण के बारे में उनका अपना वक्तव्य दें। ये इतना मैस्मराइजिंग हमारा सेशन हुआ है कि हर व्यक्ति केवल एक ही बात सोच रहा है कि राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। बंधुओं, राष्ट्र का उत्थान किसी एक सेशन में बहुत कुछ समझने और समझाने से नहीं होगा। इसके लिए हमको कुछ संकल्प लेने होंगे। आज जितने लोगों के मन में प्रश्न बाद में उठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने ध्यान से सुना। जो लोग अभी भी जो प्रश्न नहीं कर पाए, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। हर कार्यक्रम की सीमा होती है, क्योंकि शाम तक होना है। आपके कार्यक्रम जो भी प्रश्न संभावित होंगे, उन सब का मूल में केवल एक ही कारण है कि अपने ही देश में अपनी ही सरकार होते हुए आज हिंदू इतना असहाय और इतनी गंभीर परिस्थिति में क्यों जी रहा है। क्या कहने को ये हिंदुस्तान है? आप सबकी समस्याओं का एक ही समाधान है। अभी अभी अश्विनी जी ने जितनी बातें बताई हैं, अल्टीमेटली परकोलेट होके कहाँ आती हैं। हमारा ये संविधान सब प्रकार से संपन्न है, सारे इसमें समाधान भी हैं। परेशानी क्या है? पहले लोगों में इच्छा शक्ति नहीं थी, जिनके पास शक्ति थी। आज जिनके पास इच्छा शक्ति है, उनके पास लोकसभा में, राज्यसभा में शक्ति नहीं है। बस इतनी बात अगर हम समझ जाएं तो बार बार समस्याओं की चर्चा करते रहें बंधुओं, उससे कोई लाभ नहीं होता। हाँ, बात बार बार अश्विनी जी ने कही है कि समस्या और समाधान, समस्याओं की चर्चा करना मनोबल घटाता है कि ये जोंक लगी है, इसको हटाने के लिए इसकी जो बूटी है वहीं थी जहाँ जोंक थी। तो अगर एक शब्द में कहें तो समस्या और समाधान एक प्रकार के भाई बहन हैं, एक ही उधर से जन्म लेते हैं। प्रश्न केवल हमको ये देखना होता है कि जो समस्या है उसमें मूल में भूल क्या है। इन भाई साहब ने जो प्रश्न किया उससे पहले अश्विनी जी बता चुके थे, जब माइनॉरिटी डिक्लेयर होने के एडवांटेजेस हों तो हर व्यक्ति स्वार्थ के कारण रामकृष्ण मिशन क्या, हर कोई बोलेगा कि मुझको आप माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए। वो अपना राष्ट्र परिवर्तन नहीं कर रहा है, अपने ईमान को बेच रहा है। बंधुओं, हमको मूल में जो भूल है चर्चा उसकी करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ, सौभाग्य है हिंद पुनरुत्थान संघ का कि हमारे पास अश्विनी जैसे मार्गदर्शक हैं। ये केवल हमारे वक्ता नहीं हैं, हमारे परिवार के अंग हैं। और आपको हिंद पुनरुत्थान के साथ में आप जुड़िए। आपको समय समय पे अश्विनी जी जैसे वक्ता जो हर चीज़ की मूल को जानते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन में 200 PIL लगाई हो, आप क्या समझते हैं ये PIL लगाना कोई साधारण विषय? अभी कितना मार्मिक इन्होंने उदाहरण दिया कि सामने इतनी बड़ी गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स, वो सारे के सारे कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष का अकेला एक अर्जुन। कितना भयंकर महाभारत रहा होगा उसमें।
कैसे इस व्यक्ति ने अपना आत्मविश्वास को सुरक्षित रखा होगा। सोचिए आप, जहां पर 10 इस प्रकार के दिग्गज वकील खड़े हों, जिनसे सारी की सारी न्यायालय भी प्रभावित होती हो, वहां पर एक व्यक्ति की आवाज कृष्ण के सामने सुदामा। आप, मैं चाहता हूं सारा सदन खड़ा होकर अभिनंदन करे ऐसे व्यक्ति का, जो इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बनाए रखता है। बंधुओं, हमको समाधान के साथ जुड़ना है। आज हमारा एक ही दुर्भाग्य है, हम यहाँ जितने भी जिस संख्या में आए हैं, थोड़ी भी संख्या में, अधिकांश हम में से शुक्ल पक्षी हैं, जिनके सिर के बाल सफेद हैं मेरे जैसे। कृष्ण पक्षी कितने हैं जिनके सिर के बाल काले हैं? कृष्ण पक्षी कम हैं। कारण क्या है कि जो रोगी हैं वो स्वयं नहीं जानते कि मैं रोगी हूँ। हम चिकित्सक के नाते जानते हैं कि आपको रोग है, हमारी नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कि उनको बीमारी क्या है। आप और मैं जो चिंता कर रहे हैं, हम लोगों की आयु तो हो सकता है मेरी आयु के लोग 10-20 साल जिएंगे, लेकिन जिनके लिए हम परेशान हैं उनको 50 साल जीना है, 60 साल जीना है। तो चिंता हमारी अपने लिए नहीं है। हमारा जीवन तो 10-5 साल शांति से फिर भी निकल जाएगा। हमारे जाने के बाद में जो हमारी पीढ़ी है उसको क्या भुगतना है? हम केवल उसको एक सुरक्षित भारत देके और एक सुरक्षित वातावरण देके जाना चाहते हैं। बस यही एक हमारी अभिलाषा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हमने जिस कार्यक्रम को सुना है, ये कार्यक्रम केवल एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे खिचड़ी में एक चावल देखते हैं कि पकी है कि कच्ची। आज मालूम हो रहा है कि बहुत पकी हुई है। मैं आप लोगों से फिर अब बार बार अनुरोध करता हूँ कि समाधान के पार्ट बनिए। Either you are a part of the solution or you are a problem yourself. तो मैं इस समापन सत्र का, इस सत्र के समापन के लिए अपनी ओर से तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक ही साधे सब सधे। केवल जो लोकसभा में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आज उनमें इच्छा शक्ति होते हुए भी उनके हाथ मजबूत नहीं है, उसको मजबूत करें। प्रजातंत्र में भी एकमात्र समाधान है। और बिना एक समाधान के, जैसा बताया आश्चर्य जी ने, कितनी बड़ी बीमारी हो, गोली छोटी सी होती है। उस छोटी सी गोली को बनाने के लिए रिसर्च बहुत करनी होती है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आप जुड़िए एक राष्ट्रवादी संगठन के साथ और पूरी संकल्प शक्ति के साथ जुड़िए कि मेरे परिवार के लोग भी, जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है, उस भविष्य के लोगों के लिए लाइए। बेनिफिशियरी वो हैं, आप और मैं तो फैसिलिटेटर हैं, लेकिन कुछ करके जाना चाहते हैं। बस यही हमारी एक इच्छा है। तो मैं आपका अश्विनी जी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप हमारे मार्गदर्शक बने रहें, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और इसी प्रकार से समय समय पे हम लोगों को, आपको बुला के और इसी प्रकार से एक सारे विषयों का स्पष्टीकरण दे सकें, इसके लिए मैं आप सबका पुनः आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। एचपीएस की जय हो, एचपीएस की जय हो, एचपीएस की जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। अभी ये सत्र यही खत्म होता है। अभी भोजन कृपया आप ग्रहण लें। अब भोजन के लिए ऊपर चलना है। सभी को आमंत्रित है भोजन के लिए।